संसद के शीतकालीन सत्र का 10वां दिन राहुल ने मोदी अडानी का मुखौटा लगाए सांसदों से बातचीत की, पूछा आपकी पार्टनरशिप कब से चल रही। किसानों के प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची याचिका, जज ने सुनवाई से किया इनकार। कोर्ट ने कहा हम इस मामले की नई याचिका पर सुनवाई के इच्छुक नहीं। आम आदमी पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी की, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी। पटपड़गंज से अवध ओझा को टिकट मिला। जेवर एयरपोर्ट पर ट्रायल रन शुरू, इंडिगो विमान की पहली लैंडिंग सफल। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए पहला उड़ान सत्यापन परीक्षण आयोजित। दिल्ली के 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, मेल भेजकर मांगे $30,000। डॉग बम स्क्वाड तलाशी में जुटे। जम्मू कश्मीर में 9 जगह पारा माइनस में पहुंचा, जोजिला में -20। हिमाचल में बर्फबारी, 14 दिसंबर से उत्तर भारत में तेज ठंड पड़ने के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, खबर दिल्ली से है, जहां शाहबाद डेयरी में बीती रात अचानक हुए सिलेंडर ब्लास्ट में मनोज व नवीन दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें कि घटना रात को खाना बनाते वक्त घर में फटे सिलेंडर ब्लास्ट से हुई। अगर दिल्ली में सिलेंडर ब्लास्ट की अगर बात करें तो लगातार 2 दिन में 3 बार सिलेंडर ब्लास्ट की ये घटना सामने आ चुकी है। पहली वाकनेर गांव में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, जहां पर 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसके बाद कल सुबह नाहा थाना नरेला में एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। यहां भी 5 से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। और कल बीती रात दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में ब्लास्ट की घटना सामने आई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। क्या नाम है आपका? मेरा चंद्रकला नाम है। क्या हुआ था? अरे मैं तो दुकान पे थी अंडे के। मेरा भाई और मेरा बेटा दोनों अंदर आए। मेरा भाई बाहर खड़ा था, मेरा बेटा दूध गर्म कर रहा था। बस इतने में जैसा लाइटर लगाया, इतने में मेरे घर में भड़ाका हो गया, एकदम से धड़ाक। पूरा सिलेंडर पूरी आग लग गई घर में। मेरा दरवाजा टूट के बाहर, खिड़की दरवाजा सब टूट गया। मेरा बच्चा घायल हो गया। मेरा भाई जो क्या नाम है घायल हो गया बुरी तरह से। और मेरा भाई रिश्तेदारी में आया था मेरे पास। कितनी चोट आई है? इसको 14 टाके लगे हैं। 12 टाके के 14 टाके लगे हैं मेरे बच्चे के। और दूसरे भाई के? वो बेटा है मेरा, ये मेरा भाई है। वो मेरा बेटा, ये वो भी छोटा ही है, ये भी छोटा मेरा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। इस सूची में 20 नामों की घोषणा की गई। खास बात यह है कि इस लिस्ट में कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। मनीष सिसोदिया को जंगपुरा से टिकट दिया गया, जबकि अवध ओझा पटपड़गंज से चुनाव लड़ेंगे। इनके अलावा नरेला से दिनेश भारद्वाज चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं तीमारपुर से सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू चुनाव मैदान में उतरेंगे। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार सुबह राजधानी के करीब 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाला मेल मिला, जिसमें भेजने वाले ने $30,000 की मांग की है। ये धमकी एक ईमेल के जरिए शहर के कई स्कूलों को भेजी गई थी, जिसमें डीपीएस, आरकेपुरम, जीडी गोयनका पश्चिम बिहार, दक्षिण ब्रिटिश स्कूल, चाणक्यपुरी, द मदर्स इंटरनेशनल, अरविंदो मार्ग मॉडर्न स्कूल, मंडी हाउस, डीपीएस बसंत कुंज, दिल्ली पुलिस, आपको बता दें दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल, सफदरजंग डीपीएस ईस्ट ऑफ कैलाश और सलमान पब्लिक स्कूल शामिल हैं। बम की धमकी मिलने के बाद ज़्यादातर स्कूलों ने क्लास रद्द कर बच्चों को घर वापस भेज दिया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि पुलिस की टीमें सभी स्कूल परिसरों में पहुंची हैं और छात्रों के साथ कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। रुक करेंगे अगली खबर का। बांग्लादेश में जारी अशांति के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को बांग्लादेशी राजनेताओं से दो टूक कहा कि किसी में हिम्मत नहीं कि बंगाल, बिहार और ओडिशा पर कब्जा कर ले।
ममता ने कहा कि जब आप हमारी जमीन पर कब्जा करने आएंगे तो क्या हम लॉलीपॉप खाएंगे। विधानसभा में ममता ने सख्त लहजे में कहा, जो लोग कह रहे हैं कि बिहार और ओडिशा पर कब्जा कर लिया जाएगा, मैं उनसे शांत रहने का अनुरोध करती हूं। मुझे पता है कि आपके पास प्रदेशों पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं है और हम बैठकर लॉलीपॉप खाएंगे, ऐसा मत सोचिएगा। हम जागरूक नागरिक हैं। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। आपको बता दें कि हाल ही में भड़काऊ बयान देने वाले कुछ बांग्लादेशी नेताओं का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि शांत और स्वस्थ रहें और मन भी शांत रखें। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने हाल ही में ढाका में कहा कि उनका पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा पर वैध दावा है। সেটা আমরা কেউ ভালো চোখে দেখছি না এবং কেউ কখনো হিন্দু করে না, দাঙ্গা কখনো মুসলমান করে না, দাঙ্গা কখনো শিখ করে না, দাঙ্গা কখনো খ্রিস্টান করে না। দাঙ্গা করে কতিপয় সমাজ বিরোধী এবং যারা সমাজের বোঝা। সুতরাং এই ব্যাপারটিকে এই অ্যাঙ্গেল থেকে দেখে আমরা সবাই যেন এমন কোনো মন্তব্য না করি যাতে আমাদের কোনো রকম পরিস্থিতি বাংলায় এটাকে নিয়ে খারাপ হয়। আমি কৃতজ্ঞ যে একদিকে হিন্দু ধর্মের মানুষরাও প্রতিবাদ করছেন, অন্যদিকে সংখ্যালঘু ইমামরাও কালকে প্রেস কনফারেন্স করে পরিষ্কার বাংলাদেশে যে মাইনরিটিদের উপর অত্যাচার হচ্ছে তারাও কিন্তু এটাকে তীব্র নিন্দা করেছেন এবং মাইনরিটিদের সেফটি এবং সিকিউরিটির ব্যাপারে বলেছেন। बढ़ेंगे अगली अहम रिपोर्ट की ओर। सीरिया में रविवार को विद्रोहियों ने तख्ता पलट कर दिया। विद्रोहियों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कब्जा जमाया तो सरकार गिर गई और सीरिया के राष्ट्रपति असद को देश छोड़कर भागना पड़ा। असद परिवार के 50 साल के शासन के अंत का विद्रोहियों ने सड़क पर जश्न मनाया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। सीरिया में रविवार को विद्रोहियों ने तख्ता पलट कर दिया। विद्रोहियों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कब्जा जमाया तो सरकार गिर गई और सीरिया के राष्ट्रपति असद को देश छोड़कर भागना पड़ा। असद परिवार के 50 साल के शासन के अंत का विद्रोहियों ने सड़क पर जश्न मनाया। सीरियाई स्टेट टेलीविजन ने लोगों के समूह की ओर से बयान प्रसारित किया जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति बशर असद के शासन को उखाड़ फेंका गया है और सभी कैदियों को रिहा कर दिया गया है। रविवार की घटनाओं ने असद के करीब 14 साल के शासन को नाटकीय रूप से खत्म कर दिया क्योंकि बीते लगभग एक दशक से गृह युद्ध में घिरा सीरिया तबाह हो गया था। Hayat Tahrir al-Sham, which is a group in the northwest, had taken lead along with the Free Syrian Army and several other smaller groups, had taken major towns, especially from Aleppo, Hama and Homs. And now the reports today have come that they have also entered Damascus, which means the capital. And some reports are indicating that the army says that President Assad's regime is no longer there. So it appears that President Assad has left the country and his regime has fallen as per the recent reports. रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक सीरिया में तख्ता पलट की मुख्य वजह इस साल शुरू हुआ विद्रोह, कमजोर हुई सेना समेत रूस और ईरान जैसे सहयोगियों से घटता सपोर्ट रहा। हयात तहरीर अल-शाम की अगुवाई में विपक्षी ताकतों ने इन कमजोरियों का फायदा उठाया। Assad government had been surviving for the last almost 10 years with the help of Iranians and Russians. So they have chosen the correct time. The Russians are busy in Ukraine. The Iranians have suffered heavy losses due to Israeli attack, and their proxy Hezbollah, which is in the neighboring Lebanon country, is also not in a position. 34 साल की उम्र में विदेश से डॉक्टर की पढ़ाई किए हुए असद बेहद सौम्य स्वभाव और टेक्नो से भी रखते थे।
साल 2000 के वक्त जब असद के शासन की सीरिया में एंट्री हुई तो माना जाता था कि वे अपने पिता की छवि से उलट देश में कई बड़े बदलाव लाएंगे और संघर्षों को खत्म करेंगे। हालांकि 2011 के विरोध प्रदर्शनों का सामना करते हुए उन्होंने अपने पिता के क्रूर तरीकों को अपनाया और सीरिया को ऐसे गृह युद्ध में झोंका जिसमें कथित तौर पर 5 लाख लोग मारे गए और आधी जनसंख्या को बेघर होना पड़ा। बीते नवंबर में विपक्षी ताकतों के हैरान कर देने वाले हमले की वजह से असद की सेना का पतन बेहद तेजी से हुआ। कई संघर्षों में घिरे सीरिया को उसके सहयोगी रूस, ईरान और हिजबुल्लाह के कम होते सपोर्ट ने असद परिवार के दशकों के शासन का अंत कर दिया। अब रुक करेंगे अगली खबर कांकेर से। अगली खबर है जहां प्रयास आवासीय विद्यालय की छात्रा छत से गिरी। विद्यालय के दूसरे मंजिल से गिरकर छात्रा घायल हुई है। छात्रा के सर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। प्रयास विद्यालय में कक्षा 11वीं की छात्रा करिश्मा गिरकर चोटिल हुई है। छात्रा के सर और पैर पर गंभीर चोटें आई हैं। तो प्रयास विद्यालय में कक्षा 11वीं की छात्रा करिश्मा गिरकर चोटिल हुई है। कांकेर से अहम खबर, प्रयास आवासीय विद्यालय की छात्रा छत से गिरी है। छात्रा करिश्मा की छत से गिरकर छात्रा घायल हुई है। आपको बता दें सर और पैर पर गंभीर चोटें आई हैं छात्रा को। अगली अहम खबर का रुख करेंगे कांकेर से। अगली खबर है जहां वन रक्षक भर्ती में शामिल होने आए युवक की मौत हुई है। आपको बता दें 200 मीटर दौड़ के दौरान अचानक गिरा युवक। पुलिस टीम ने युवक को पहुंचाया जिला अस्पताल। जिला अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया है। भर्ती प्रक्रिया व्यवस्थाओं पर अभ्यर्थी लगातार सवाल उठाना है। तो पुलिस टीम ने युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया है। आपको बता दें जिला अस्पताल में डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। 200 मीटर दौड़ के दौरान अचानक युवक गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। पुलिस टीम ने युवक को अस्पताल पहुंचाया। वहीं भर्ती प्रक्रिया और वहां की व्यवस्था पर सवाल उठने शुरू हो गए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। यमुनानगर में आपको बता दें लकड़ी से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आने से महिला की मौत हो गई है। यमुनानगर थाना बुढ़िया क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले डेरा करनैल सिंह रोड पर सोमवार सुबह लकड़ी से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आने से महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान दयालगढ़ निवासी 45 वर्षीय पूनम के रूप में हुई है। बुढ़िया पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। रविंद्र ने बताया कि उसकी बहन पूनम आपको बता दें वो कामकाजी महिला है। रोजाना की तरह वो घर से पैदल काम के लिए गई हुई थी। वह बुढ़िया गैस गोदाम के नज़दीकी डेरा करनैल सिंह रोड की तरफ से जा रही थी। इसी रोड पर प्लाईवुड के नज़दीक एक ट्रैक्टर ट्रॉली चालक ने उसको उसके साइड से मार दी। साइड लगते ही वह सड़क पर गिर गई और उसके सिर के ऊपर से लकड़ी से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली का पहिया निकल गया। उसके नीचे आने से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। अगली खबर बिहार से, जहां बिहार के बोधगया का पदम पानी स्कूल अपनी एक अनूठी पहल के जरिए आजकल चर्चा का विषय बना हुआ। यह स्कूल झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को सिर्फ 1 रुपये महीना पैसा लेकर शिक्षा प्रदान कर रहा है। इतना ही नहीं, छात्रों की फीस के रूप में जो पैसे इकट्ठे होते हैं उनसे पौधे खरीदे जाते हैं। स्कूल के परिसर में लगाए जाते हैं ये पौधे। ये खास रिपोर्ट देखिए। बिहार के बोधगया का पदम पानी स्कूल अपनी एक अनूठी पहल के जरिए आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। ये स्कूल झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को सिर्फ 1 रुपये महीना लेकर शिक्षा प्रदान कर रहा है। इतना ही नहीं, छात्रों की फीस के रूप में जो पैसे इकट्ठे होते हैं उनसे पौधे खरीदे जाते हैं और स्कूल के परिसर में लगाए जाते हैं। हमारे यहाँ पिछले 10 सालों से निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, लेकिन एक हम लोगों के मन एक विचार आया, संशोधन थोड़ा करना चाह रहे थे कि बच्चे थोड़ा सा कभी कभी ये होता है कि निःशुल्क चीज़ का वैल्यू नहीं दे पा रहे थे। तो हमने एक ट्रायल शुरू किया है कि मंथ में बच्चे से 1 रुपया लेते हैं और उसी पैसे से पौधा आता है और वो पौधा बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है।
कुछ शिक्षकों का कहना है कि छात्रों से पौधे लगवाने के पीछे उनका मकसद बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और उनको स्वच्छ वातावरण के प्रति जिम्मेदार बनाना है। अभी वियतनाम से तारीख आए हुए थे, वो बच्चे को वातावरण के बारे में, इन्वायरमेंट कैसे ठीक रखे उसके बारे में वो बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे थे। यहाँ के जो बच्चे हैं वो दलित परिवार से होते हैं, इनको उतना साफ सफाई या वातावरण के बारे में उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि वो हमारे यहाँ आए तो हमारे बच्चों को भी अपने देश के जैसे सेवा कर रहे हैं वो हमारे देश को भी शिक्षित करें, समाज और पर्यावरण को अनुकूलन अनुसार से वो बनाए रखें। स्कूल की इस पहल में वियतनाम के शिक्षक भी शामिल हैं, जो बच्चों को स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति उनकी जिम्मेदारी सिखा रहे हैं। I come for teaching about environment for everyone in this class today, and after teaching, I hope everyone can apply that for the future. स्कूल के छात्रों का कहना है कि इस अनूठी पहल की वजह से वे पर्यावरण को संरक्षित करने के प्रति संवेदनशील हुए हैं। 1 रुपया देते हैं कि हमारे पौधा खरीदा सके और अनुकूलन बन सके। हमें ऑक्सीजन स्वच्छ मिलता है और चारों ओर अनुकूलित होता है। बोले कि पेड़ लगाने से हम लोग के स्वच्छ ऑक्सीजन मिलता है। 1 रुपये पैसे देते हैं कि पेड़ खरीद के पौधे लगें, ऑक्सीजन मिले। 2018 में शुरू हुआ स्कूल वर्तमान में 8वीं कक्षा तक है और यहाँ पर 250 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। तो फिलहाल देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कश्मीर घाटी में तापमान लगातार गिर रहा है, कई जगहों पर शीत लहर भी चल रही है। श्रीनगर समेत घाटी के कई शहरों, आपको बता दें, अलग अलग शहरों में तापमान 0 से नीचे दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। कश्मीर घाटी में तापमान लगातार गिर रहा है, कई जगहों पर शीतलहर चल रही है। श्रीनगर समेत घाटी के कई शहरों में तापमान 0 से नीचे दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है। एक तो सुबह सुबह जो बाहर नहीं निकला जा रहा और पानी ये लाइक फेस वॉश करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है यहाँ, और हाथ भी बाहर नहीं आ रहे। तो जैसे अगर ग्लोव्स वगैरह जैकेट नहीं है तो बहुत दिक्कत हो रही है। और स्पेशली अगर आप लाइक सुबह वॉक कर रहे हैं तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इस चीज़ में। तो कंसर्न बहुत है अभी सर्दी का। टेम्परेचर भी आई थिंक 2 या 3 के आसपास ही है, तो इस चीज़ में है थोड़ी दिक्कत। अगर बाहर से आ रहे तो ज़्यादा दिक्कत है, एज लोकल तो इतनी नहीं है। हालांकि शीतलहर से सैलानियों में खुशी है। कई सैलानियों को ठंडे मौसम का लुत्फ उठाते देखा गया। लग नहीं रहा था कि श्रीनगर में इतना ठंडा होगा बोल के, लेकिन यहाँ आते ही सडनली एयरपोर्ट पे आते ही इतना जो ठंड है इधर अभी ज़बरदस्त है। मुझे लग रहा है कि मैंने सुना कि दूध पत्री और शायद गुलमर्ग वगैरह में भी बर्फ़ गिरी है, तो इसलिए सारा टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो गया। लेकिन अच्छा मौसम है, बढ़िया है, इंजॉय कर रहे हैं सर। हम तो एक्चुअली ऑफिशियली आए हैं, ऑफिस के काम से आए हैं। अभी ठंड में दिक्कत क्या है सर, हम लोग तो नॉर्मली आते रहते हैं इधर, इतना है बर्दाश्त कर लेता है इतना ठंड को। जो नए लोग आते हैं साउथ साइड से आएंगे उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। हम लोग थोड़ा कर रहे थे, झेल लेते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 10 और 11 दिसंबर को श्रीनगर समेत घाटी के कई जगहों पर मौसम खुश्क रहेगा। इस दौरान आसमान साफ रहने के आसार हैं, इससे लोगों को ठंड से निजात मिलेगी। पूर्वानुमान के मुताबिक 12 दिसंबर तक आसमान में बादलों की वापसी होगी। ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। इस बदलाव से तापमान और गिरेगा। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और आसपास के पर्यटक शहरों कुफरी और फागू में रविवार को मौसम की पहली बर्फबारी हुई इन पर्यटन स्थलों पर, जबकि लाहौल और स्पीति जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी जारी है। आसपास की घाटियों में ठंड भी बढ़ गई है। शिमला घूमने आए सैलानी बर्फबारी का मजा लेते दिखाई दिए। मॉल रोड पर सैलानियों ने कहा कि बर्फबारी देखकर अच्छा लग रहा है, यहाँ आकर पैसे वसूल हो गए। लाहौल में बर्फ की पतली चादर
बिछी हुई दिखी, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और सड़कें फिसलन भरी हो गई। ऊंचे पहाड़ी दर्रों और चोटियों पर भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में अलग अलग जगहों पर और बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है। पूरे राज्य में न्यूनतम तापमान कुछ डिग्री की गिरावट दर्ज की गई और ऊंचाई वाले इलाकों में कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। चमोली, औली, जोशीमठ, बद्रीनाथ सहित तमाम ऊंचाई वाले जगहों पर सीजन की पहली बर्फबारी से पहाड़ गुलजार हो गए हैं। सैलानियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी हमने सोचा था कि शिमला में नहीं मिलेगी, मनाली मिलेगी। जो फोरकास्ट देखा हमने मौसम का, उसके हिसाब से कल बर्फबारी देखी, बहुत अच्छी है। और सुबह उठ के देखा तो मौसम कुछ अलग ही था। मजे आगे, पैसे वसूल हो गए हमारे घूमने के। शिमला और मनाली का टूर बनाया था, लेकिन शिमला में हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसे बर्फबारी होगी। जैसे हमने शाम को देखा तो बर्फ स्टार्ट हो गई थी और अच्छा लगा। और सुबह जब देखे तो चारों तरफ सफेद चादर नजर आई, देखते ही मन खुश हो गया। तो मैं यही बोलना चाहूँगा सभी को कि शिमला का टूर करो, अच्छा लगेगा और सारी टेंशन से फ्री हो जाओगे। रुक रहेंगे अगली खबर का उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से अगली खबर, जहां सहारनपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सड़क हादसे में 2 की मौत हुई जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। कार ने ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर मारी है। कार की चपेट में आए 2 बाइक सवार। कार सवार बताया जा रहा है सपा का प्रदेश सचिव। आगे की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। सरसावा क्षेत्र के नेशनल हाईवे का यह पूरा मामला है। तो कार की चपेट में आए 2 बाइक सवार। कार सवार बताए जा रहे हैं कार सवार सपा का प्रदेश सचिव बताया जा रहा है। कल 8 दिसंबर 2024 को करीब 9:30 बजे थाना सरसावा से करीब 2 किलोमीटर सहारनपुर की तरफ एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें कि 2 मोटरसाइकिल पर कुछ लड़के सरसावा की तरफ जा रहे थे। सामने से उनके एक ट्रैक्टर जा रहा था, जिसे एक तेज गति से आई हुई एक कार ने टक्कर मारी, जिससे ट्रैक्टर असंतुलित हो गया। जिसके बाद ये जो बाइक सवार जो लड़के हैं वह ट्रैक्टर में जा टकराए, जिससे कि एक व्यक्ति की मौके पर मृत्यु हो गई है। बाकी 6 व्यक्तियों का प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जिसके बाद एक व्यक्ति की दौरान इलाज मृत्यु हो गई है। तो टोटल इसमें 2 व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, बाकी 5 इसमें घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रयागराज से अगली खबर है, जहां जौनपुर की अटाला मस्जिद पर सुनवाई हुई है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर होने की वजह से नहीं हो पाई है। आपको बता दें, हिंदू पक्षी वकील ने ये पूरे मामले की जानकारी दी। तो हिंदू पक्षी वकील ने पूरे मामले की जानकारी दी है। आपको बता दें कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। जौनपुर की अटाला मस्जिद पर सुनवाई होनी थी। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में आज होनी थी सुनवाई। तो हिंदू पक्ष के वकील ने पूरा मामला बताया है। जौनपुर की अटाला मस्जिद पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन ये सुनवाई हालांकि हो नहीं पाई है। रुक रहेंगे अगली खबर का, आगरा से अगली खबर, जहां ओवरटेक करते समय पलटा है टेम्पो। आपको बता दें, महिला और पुरुष 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग इलाज के लिए 4 लोगों को अस्पताल भेजा गया। घायल अवस्था में लोगों को अस्पताल भेजा गया। ट्रांस यमुना की नवीन गल्ला मंडी के सामने का यह पूरा मामला है। तो ट्रांस यमुना की नवीन गल्ला मंडी के सामने का यह पूरा मामला है। आपको बता दें, ओवरटेक करते समय पलटा है टेम्पो। आगरा से यह अहम खबर। महिला और पुरुष 2 की मौके पर ही मौत हुई है। 4 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कौशाम्बी से अगली खबर है, जहां अग्निशमन विभाग में करोड़ों के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। बेसमेंट और आवासीय बिल्डिंग में संचालित थे हॉस्पिटल। आवासीय बिल्डिंग में संचालित हॉस्पिटल प्रशासन ने छापेमारी के बाद कई अस्पतालों को सील किया है। डीएम ने एफएसओ के खिलाफ विभागीय जांच के दिए हैं आदेश। एफएसओ पर 2 से 3 लाख लेकर एनओसी जारी करने का आरोप लगा है। आवासीय बिल्डिंग पर फायर एनओसी जारी करने का आरोप लगा है। एफएसओ के चार्ज पर रहे अशोक यादव पर यह आरोप लगा है। जांच के बाद कार्रवाई के लिए शासन को लिखे गए हैं पत्र, लिखेंगे पत्र, ये डीएम ने बात कही है। तो एफएसओ के चार्ज पर रहे अशोक यादव पर आरोप लगे हैं। डीएम ने कहा कि जांच के बाद कार्रवाई के लिए शासन को लिखेंगे पत्र। दो तीन हम लोगों ने जो हॉस्पिटल सील किए हैं उसमें ऐसे तथ्य संज्ञान में आया भी है कि बेसमेंट में हॉस्पिटल चल रहे हैं या बिना सही एनओसी के चल रहे हैं, या हमारे रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कमर्शियल का एनओसीज भी मिल रहे हैं। तो इसके हम सारे तथ्यों को लेकर हम चीफ फायर ऑफिसर को आज रिपोर्ट भी दे देंगे और उनसे पूरा डिटेल रिपोर्ट मांगेंगे भी कि किन कारणों से इनको एनओसी दिया गया, और पाया जाता है कि ये गलत तरीके से एनओसी दिया गया तो उनके खिलाफ भी हम लिख के शासन को प्रेषित करेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर नगर पुलिस आयुक्त कार्यालय पर आज आपको बता दें, पास्टर्स एसोसिएशन से जुड़े सदस्यों ने आज एक ज्ञापन के माध्यम से कानपुर के विभिन्न चर्चों में यीशु मसीह की आराधना के पर्व क्रिसमस के आगामी आयोजन पर प्रशासनिक सहयोग और मसीही समाज की सुरक्षा के लिए मांग की है। पास्टर्स एसोसिएशन के महासचिव पादरी जितेंद्र सिंह ने बताया कि आगामी 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार पूरे विश्व में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। मसीही समाज हमेशा से अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से शांति का संदेश देता आ रहा है। प्रत्येक रविवार व सप्ताह के मध्य में भी उपवास व प्रार्थना के रूप में प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस के रूप में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। और शहर के सभी चर्च में दिसंबर माह में पूरे महीने अलग अलग दिनों में क्रिसमस कार्यक्रमों, कैंडल लाइट सर्विस कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही कैरल्स अपने अपने चर्च के सदस्यों के घरों में जाकर 10 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक सायं 5 बजे रात्रि 1 बजे तक प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की बधाई देते हैं। आयोजन होते हैं, साथ ही साथ यीशु मसीह आज कानपुर शहर के तमाम पादरी और तमाम जो फादर हैं, फादर के जूनियर और भी तमाम कई पादरी लोग यहाँ पर ज्वाइंट सीपी साहब से मिलकर क्रिसमस महोत्सव को मनाने के लिए, ताकि हम शांति के साथ मना सकें, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। साथ ही साथ पास्टर एसोसिएशन के पदाधिकारी भी, अन्य कई चर्च के पादरी लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। ज्वाइंट सीपी साहब ने आश्वासन दिया कि जिस प्रकार सभी धर्म के लोग शांति के साथ अपने फेस्टिवल को मनाते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर कासगंज से, जहां जनपद की तीर्थ स्थल सोरो में लगने वाले ऐतिहासिक मेला मार्गशीर्ष का आज की शाम को शुभारंभ किया गया। मेले का शुभारंभ प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने मां गंगा की आरती उतारकर फीता काटकर की है। आपको बता दें कि कासगंज जिले के तीर्थ स्थल सोरो में हर वर्ष मेला मार्गशीर्ष का आयोजन किया जाता है और यह मेला पूरे महीने तक चलता है। इस मेले में कई प्रदेशों के दुकानदार अपनी अपनी दुकानें लगाने भी आते हैं और इस मेले को देखने के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों से हजारों लोग आते हैं। वहीं मेले की सुरक्षा के लिए कासगंज के अलावा एटा, हाथरस, अलीगढ़ जिले से फोर्स भी लगाई गई है। वहीं मेले के शुभारंभ के मौके पर जिलाधिकारी मेधा रूपम के साथ साथ पुलिस प्रशासन और कस्बे के लोग मौजूद रहे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। संभल जिले में हिंसा के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ दबिश जारी रखी हुई है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और एएसपी के नेतृत्व में 2 थानों की फोर्स के साथ आरआरएफ और आरएएफ की टीम ने नखासा थाना इलाके में दबिश दी है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 13 घरों पर छापेमारी की, जिसमें कई आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की गई हैं। पुलिस ने छापे के दौरान 13 घरों से तमंचे, कारतूस और एक घर से 93 ग्राम स्मैक की पुड़िया बरामद की है। इसके अलावा पूछताछ के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस कार्रवाई से पुलिस ने इलाके में बढ़ते अपराध और नशे के कारोबार पर कड़ा संदेश दिया है। पुलिस की यह दबिश एसपी और सांसद के इलाके में हुई है, सपा सांसद के इलाके में हुई है, जहां अपराध और नशे के व्यापार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने पूरे मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है और इन गिरफ्तारियों के बाद इलाके में स्थिति सामान्य करने की कोशिश की जा रही है।
आज मुखबिर खास की सूचना पे दीपा सराय एवं तीवरदास सराय उसके आसपास के क्षेत्रों में 13 जगहों पे दबिश दी गई, जिसमें 3 जगहों पे पुलिस को सफलता मिली है। उसमें मुल्ला अरशद सन ऑफ शेख अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति के यहाँ पे 93 पुड़िया स्मैक की मिली है, जो कि बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है। एक व्यक्ति ताजवर सन ऑफ नसीम, उसके यहाँ से 315 बोर का तमंचा मिला है। और एक अन्य व्यक्ति है महवर सन ऑफ यावर हुसैन, इसके यहाँ से 315 बोर का तमंचा और 2 लाइव कार्ट्रिजेज भी मिले हैं। उसके अलावा करीबन 32 के करीबन गाड़ियाँ हैं, इनके चालान किए गए हैं, कुछ गाड़ियाँ सीज भी की गई हैं। ये चेकिंग अभियान है, ये पुलिस द्वारा अनुरत रूप से संभल में चलाया जाएगा। अभी तक कुल 39 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो 24 नंबर की हिंसा हुई थी उसके मद्देनज़र, और अन्य लोगों की भी गिरफ्तारियाँ सुनिश्चित की जा रही हैं। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां करीब 8 घंटे के रेस्क्यू के बाद आदमखोर तेंदुआ पकड़ा गया। कानपुर से पहुंची टीम ने प्रोटेक्टिव गियर और 1.5 गन के साथ रेस्क्यू किया है। टीम ने ड्रोन कैमरे से खोज कर तेंदुए के टिंकुलाइजर गन से डॉक्टर नासिर ने सूट गन से 2 इंजेक्शन लगाकर बेहोश किया। इसके बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को जाल में डालकर तेंदुए को पकड़ा और उसके बाद लोहे के पिंजरे में कैद कर लिया। थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के ग्राम जसमई के पास खेतों में बघार नाले का ये मामला है। ये 9 बजे सूचना मिली कि यहाँ पे एक घर में इसको कॉर्डन कर लिया गया है, पर फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि घर से निकल गया और खेतों की तरफ आ गया। तो हमारा स्टाफ यहाँ आया तुरंत, पर मौके पर पहुंचने पे 3 लोगों को इंजरी हो गई। 1 दरोगा ताबिज और उनके साथ 2 वन रक्षक, उनको इंजरी हो गई। उसके बाद मैंने जो है कानपुर से डार्ट गन की परमिशन लेके डार्ट गन की टीम मंगवाई और डार्ट गन की टीम यहाँ लगभग 2 बजे पहुँची। उन्होंने इसको सर्च किया कि लेपर्ड कहाँ पे है, तो थोड़ी देर बाद सर्च करने के बाद लेपर्ड मिल गया हमको और उसको जो है डार्ट से शूट किया गया। फिर उस पर जाली डाली गई। फिर इस समय जो है उसको केज में ला के थोड़ा इनिशियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। रुक रही अगली खबर का खबर बरेली से है, जहां गौतम बुद्ध नगर में किसान अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इस पर पुलिस द्वारा उनको हटाया गया, जिसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा बरेली के बैनर तले किसान नेता डॉक्टर रवि नागर के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को दिया गया है। किसान बड़ी संख्या में दामोदर स्वरूप पार्क से प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रभारी डॉक्टर रवि नागर ने बताया कि गौतम बुद्ध नगर के किसानों की समस्याओं को लेकर कई संगठन आंदोलन कर रहे हैं, पर सरकार उस आंदोलन को लाठी डंडे से तोड़ने का प्रयास कर रही है, साथ ही किसानों को गिरफ्तार कर रही है। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा का पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर भी आंदोलन चल रहा है, उसे भी सरकार दबाना चाहती है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बुलंदशहर से है, जहां शिकारपुर तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के कार्यकर्ताओं ने लगाए टेंट, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने चूल्हा और गैस का इंतजाम कर धरना स्थल पर खाना बनाना भी शुरू कर दिया। लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े किसान यूनियन के कार्यकर्ता। आपको बता दें, अभी तक इन किसानों के पास कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। सर्दी में भी किसान शिकारपुर तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने लेखपाल पर भ्रष्टाचार और सरकारी भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। हमारे राज्य अध्यक्ष कह रहे हैं। रुक रही है अगली खबर का बुलंदशहर से अगली खबर, जहां शिकारपुर तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के कार्यकर्ता भीषण सर्दी के बावजूद रात भर धरने पर बैठे रहे। ये धरना प्रदर्शन उस समय शुरू हुआ जब लेखपाल द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा किए जाने को लेकर किसानों में भारी आक्रोश था। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि लेखपाल ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया और इस मामले में कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हो रही है। दिन भर के प्रयासों के बावजूद कोई भी अधिकारी किसानों से मिलने नहीं पहुंचा, जिससे आक्रोश और बढ़ गया। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान कर दिया और लेखपाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। घुमाने यानी दुनिया दिखाने के लिए बिहार
से साथ लाई गई साली अमृता को बहसी रिश्ते में जीजा ने पीट पीट कर अधमरा कर दिया। यही नहीं, लखनऊ के आसियाना इलाके में रहने वाला हमलावर ने मरणासन युवती का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पर वायरल कर फरार हो गया। पड़ोसी ने पुलिस को सूचना देकर युवती को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी मौत हो गई। पीड़िता के मददगार हत्या अभियुक्त के पड़ोसी की आर्थिक मदद से गरीब परिजनों के द्वारा वहां पर पहुंचने पर पुलिस ने 100 का पोस्टमार्टम कराया। गुर्बत के मारे पीड़ित परिवार को आपको बता दें चंदे की रकम से अपने कलेजे के टुकड़े का अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आशियाना के अंसल आंगन रिक्शा कॉलोनी निवासी बुलेट करीब 5 माह पहले पत्नी आशा को बिहार स्थित उसके मायके छोड़ने गया था। मृतका की मां सुमेरा देवी ने दहाड़े मार कर रोते हुए बताया कि बड़ी बेटी को कुछ दिनों के लिए मायके छोड़ते हुए कलयुगी दामाद अमृता को घुमाने के बहाने अपने साथ ले आया था। इसके बाद से वह पत्नी की छोटी बहन के साथ यहाँ लखनऊ में रह रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उन्होंने किसी बात पर भड़के बुलेट को युवती को बेरहमी से पीटते हुए तो देखा, लेकिन वजह नहीं समझ सके। इसी बीच शोर सुनकर हमलावर के पड़ोस में रहने वाले राजेश ने मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक बुलेट फरार हो चुका था। राजेश ने मरणासन युवती के परिजनों सहित पुलिस को घटना की जानकारी दी। साथ ही उखड़ रही सांसें थामने के इरादे से पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों के वापस बिहार लौट जाने की मजबूरी के चलते मददगार बने राजेश ने ही आशियाना थाने में बुलेट के खिलाफ केस दर्ज कराया है। वहीं परिजनों के इंतजार में पुलिस को देर रात तक शव को पोस्टमार्टम कराने से रुके रहना पड़ा। रविवार को मृतका की मां व अन्य परिजनों के पोस्टमार्टम हाउस पहुंचने पर पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव को सुपुर्दगी में दे दिया। आर्थिक तंगहाली के चलते किसी तरह यहां पहुंचने के बाद भी परिवार के सामने अंतिम संस्कार करने का संकट खड़ा रहा। ऐसे में एक बार फिर हत्यारोपी का पड़ोसी राजेश मददगार बना, जिससे अंतिम संस्कार कराया जा सका। आरोपी बुलेट हालांकि लगातार अमृता का सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल कर रहा है, इसके बावजूद पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी है। लखनऊ से के न्यूज के लिए शिवा शर्मा की रिपोर्ट। अब रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड की धामी सरकार ने टॉपर छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए अभिनव पहल की है। इसके तहत स्कूल, आपको बता दें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के टॉपर विद्यार्थियों को भारत का दर्शन कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको हरी झंडी दिखाकर 157 टॉपर छात्र छात्राओं को शैक्षिक, आपको बता दें शैक्षिक भ्रमण के तहत भारत दर्शन के लिए रवाना किया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। शिक्षा निदेशालय ननूरखेड़ा देहरादून में विकास खंडवार हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के टॉपर छात्र छात्राओं को भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण के संबंध में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वर्ष 2024 के टॉपर 157 छात्र छात्राओं के दल को भारत दर्शन शैक्षणिक भ्रमण यात्रा पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि भ्रमण पर निकल रहे मेधावी छात्र छात्राएं अन्य राज्यों के देशवासियों को उत्तराखंड की विशेषता से भी परिचित कराएंगे। छात्र छात्राओं से रूबरू सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्तमान उत्तराखंड निर्णय देश में बेस्ट प्रैक्टिस साबित हो रहे हैं। हमारे राज्य के सभी ब्लॉकों से जो मेधावी छात्र और छात्राएं हैं उनको शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम ये हमने पहले घोषणा करी थी कि जो भी मेधावी छात्र छात्राएं होंगे हर ब्लॉक से एक छात्र एक छात्रा उनको शैक्षिक भ्रमण पर भेजेंगे। और आज ये दल पहली बार यहाँ से शैक्षिक भ्रमण के लिए जा रहा है। निश्चित रूप से इनसे हमारे इन सभी छात्र छात्राओं का एक व्यवहारिक ज्ञान बढ़ेगा, इनके व्यक्तित्व का विकास होगा। अन्य ऐतिहासिक और गौरवशाली जो स्थान है हमारे देश के अंदर उन सभी को देखने को मिलेगा और वहाँ की संस्कृति, वहाँ की बोली भाषा सभी से परिचित होने का और उनके व्यक्तित्व का विकास का एक सुनहरा अवसर होगा। ये हमारे राज्य की
अभिनव पहल है जिसको हमने पहली बार किया है और अभी संख्या लगभग 190 पूरे ब्लॉकों से आई है पूरे राज्य की। इस भ्रमण के बाद हम इस संख्या को भी बढ़ाएंगे जिससे कि हमारे और भी छात्र और छात्राएं प्रोत्साहित होकर मेधावी प्रदर्शन करें, अच्छा काम करें। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार बोर्ड परीक्षा के मेधावी छात्र छात्राओं को देश के विभिन्न राज्यों के शैक्षिक महत्व के ऐतिहासिक स्थल के भ्रमण पर भेज रही है। राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड पहला राज्य है जो टॉपर बच्चों को शैक्षिक भ्रमण करा रहा है। पहला दल आज हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा व दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण पर भेजा गया है। इसके अलावा राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कई अन्य कार्य भी कर रही है जिससे पढ़ लिख कर बच्चे देश के अच्छे नागरिक साबित हो सके। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि ये देश का पहला राज्य है जो कि अपने जो टॉपर्स बच्चे हैं, हर ब्लॉक के 2-2 बच्चों को जो है भारत दर्शन जो शैक्षिक भ्रमण है उसके लिए भेज रहे हैं हम लोग। प्रधानमंत्री जी का भी जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत में जो है बच्चे वहाँ की भाषा सीखें, बच्चे वहाँ की बोली सीखें, बच्चे वहाँ के जो शैक्षिक हैं गतिविधियाँ वो देख के आए हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने 95 ब्लॉकों के 2-2 बच्चों को भेजा है जिसमें वो चंडीगढ़ जाएंगे, हिमाचल जाएंगे, पंजाब जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, हरियाणा जाएंगे और उत्तराखंड। यहाँ के वो PM श्री विद्यालयों को भी देख के आएंगे, वहाँ के जो बेस्ट प्रैक्टिस है उनको भी देख के आएंगे, वहाँ के IIT को भी देख के आएंगे, NIT में भी जाएंगे, IIM में भी जाएंगे, केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी जाएंगे और वहाँ के शिक्षा मंत्रियों के साथ भी मिलेंगे। फिर राज्यपाल महोदयों के साथ भी उनका कार्यक्रम है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छी पहल हमने अपने प्रदेश में लागू की है और बच्चे भी बहुत खुश हैं इसमें। और जो आपने देखा होगा कि इन 2 सालों में हमने बच्चों के लिए बहुत से एक्टिविटीज़ और बहुत से कार्यक्रम चलाए हैं और इसके कारण जो है हमारे यहाँ शैक्षिक माहौल भी बहुत अच्छा बना है। अब टीचर्स की भी जो कमी थी वो पूरी हो गई है। अभी 1500 हमारे LT के टीचर और आने वाले हैं। बेसिक में अब कोई भी विद्यालय ऐसे नहीं जहाँ टीचर की कमी हो। अभी हम 5वीं काउंसलिंग फिर करने जा रहे हैं इसी महीने में। कल हम उसके डेट की भी अनाउंस करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर धामी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य कर रही है। इसी कड़ी में टॉपर छात्र छात्राओं को भारत दर्शन और शैक्षिक भ्रमण कराया जा रहा है। इसको लेकर स्कूली बच्चों में काफी उत्साह है। निश्चित ही सरकार के इन प्रयासों से बच्चों में पढ़ाई को लेकर और अधिक जागरूकता बढ़ेगी, साथ ही भावी पीढ़ी भारत को जानवर समझ सकेगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो फिलहाल देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने आज विधायक सुरेंद्र मैथानी के कार्यालय में कटोरा लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपकर न्याय की भीख मांगी है। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने मुख्य सचिव व मुख्यमंत्री से मिलकर न्याय दिलाने का भरोसा दिया। ज्ञात हो कि दिव्यांग महागठबंधन के आह्वान पर जनप्रतिनिधियों का घेराव कर दिव्यांग कोटे के मुख्य सेविका व लेखपाल पद के अभ्यर्थियों को नौकरी देने, दिव्यांगजन को नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की 100% गारंटी, दिव्यांग पेंशन 5000 रुपये देने की मांग के लिए दिव्यांग संगठन लंबे समय से आंदोलन कर रहा है। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व दिव्यांग महागठबंधन के महासचिव वीरेंद्र कुमार ने कहा कि अगर सरकार 19 दिसंबर तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो 20 दिसंबर को राजभवन का पूरे उत्तर प्रदेश के दिव्यांग संगठन व दिव्यांग जन कटोरा लेकर न्याय की भीख मांगेंगे। आज हम लोग आपके सामने न्याय की भीख मांगने आए हैं कटोरा लेकर। पिछले 12 महीनों से उत्तर ब्लॉकों में डिसेबिलिटी के दिव्यांग अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल करने की प्रदान किया जाए। इको गार्डन लखनऊ में हम न्याय मांगने आए हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से। हमारे लोकप्रिय विधायक सुरेंद्र मैथानी जी हमेशा दिव्यांगों की मदद करते हैं, इसलिए हमें ये लगा कि हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए। और आज जो मुख्य सेविका बहनें हैं या लेखपाल पद के अभ्यर्थी हैं या सीजनल संग्रह अमीन है जिनका विनियमितीकरण नहीं हो रहा है,
या पेंशन की समस्या है जो 5,000 होनी चाहिए, और भी जो तमाम समस्याएं हैं, 14 सूत्री मांग है हमारी, तो उन पर उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम चीफ सेक्रेटरी से बात करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करके समस्या का समाधान कराएंगे। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि दिव्यांगजनों के साथ न्याय हो, और न्याय दिलाने का विधायक जी ने भरोसा दिया है, इसलिए हम आज ज्ञापन अपना सौंप रहे हैं। आगे की बात क्या कहना सर? हाँ, मैं इससे बात करूंगा, मुख्य सचिव जी से बात करूंगा कि अगर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसको संज्ञान में लिया जाना चाहिए, क्योंकि दिव्यांग भाई बहनों की सेवा हमारी सरकार की प्राथमिकता है, गरीबों की सेवा हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमने आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार, चाहे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, और जब तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, पहली बार हमारी सरकारों ने ये दिखाया है कि एक दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो गरीबों का, दिव्यांग भाई बहनों का, ज़रूरतमंदों का भला हो सकता है और सरकार उनको समर्पित हो सकती है। ऐसे में अगर कोई धरने पर बैठा है तो उसका संज्ञान लिया जाना चाहिए, उसकी समस्या का निराकरण किया जाना चाहिए। इसकी दिशा में मैं गंभीरता से आगे बढ़ूंगा। जिस तरह से तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।